प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। ये पूरे सिलेबस का पेपर है, लेकिन हम यहाँ पर केवल त्रैमासिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसी का ही केवल यहाँ पर रिवीजन करेंगे, 1 से लेकर 7 अध्याय तक का। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें और इनका अभ्यास ज़रूर कर लें। हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनिए, जिसमें 5 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक के अंदर 4-4 विकल्प दिए गए हैं। 6 प्रश्न आएंगे और जिसमें सभी में 4-4 विकल्प दिए गए हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, संख्याओं 5 और 10 का HCF होगा। अब HCF आप जानते हैं सभी, HCF वो संख्या होती है जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए। यहाँ पर हम बड़ी संख्या से चेक करते हैं, 10 से भाग नहीं जाएगा दोनों संख्याओं में। हम 5 से देते हैं तो 5 से दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाती है, इसलिए 5 और 10 का जो HCF होगा वो हमारा आंसर होगा C वाला, यानी C 5 से दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। आप सभी को बहुत अच्छे से अभ्यास किया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी होता है माइनस का b/a। यहाँ पर यदि अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा होता तो अल्फ़ा इंटू बीटा में हम लिखते ए वाला ऑप्शन, यहाँ पर ए वाला आंसर आता यदि यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा दिया होता। तो आप इसका भी अभ्यास करें। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 3, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के कोई हल नहीं होने की शर्त है। यहाँ पर हमने 3 शर्तें पढ़ी हैं, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनंत अनेक हल। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कोई हल नहीं का पूछा गया है। यहाँ पर कोई हल नहीं का पूछा गया है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई हल नहीं की स्थिति कौन सी है। हम देखते हैं पहली वाली है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, यानी बराबर नहीं है। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो अद्वितीय हल स्थिति होती है जिसमें रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2, यानी आपके दो बराबर लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है और इस स्थिति में जो रेखाएं होगी वो समांतर होगी। तो याद रखें, ये तीनों स्थितियां जरूर याद कर लें। तीनों में से एक जो शर्त है वो ज़रूर पूछी जाती है परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, हमें AP दी गई है 1, -1, -3, -5 में सार्व अंतर है। सार्व अंतर यानी हमारा D पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यदि आपको आगे समझ में नहीं आ रहा हो तो पीछे हम देखते हैं कि जो अंक दिए गए हैं 3 और 5, इनके बीच में कितने का अंतर आ रहा है। तो हम देखते हैं 5 और 3 के बीच में 2 का अंतर आ रहा है। अब ये तो समझ में आ गया, 2 ही आंसर आएगा इसका, या तो A आएगा B आएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि माइनस का 2 आएगा या प्लस का 2 आएगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारी श्रेणी है ये घटते क्रम में है बढ़ते क्रम में है। तो हमने देखा कि ये घटते क्रम में है, यानी प्लस से माइनस में जा रही है। तो इसका जो D होगा वो हमारा -2 होगा। ठीक है, क्लियर रखें, याद थोड़ा समझ लें। एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा इसमें, या तो प्रथम पद पूछ लेता है, या सार्वंतर पूछ लेता है, या एक सीरीज दी जाती है उसमें पूछ लेता है कि इसका 10वां पद याद कीजिए, इसका 9वां पद याद कीजिए। तो इसका ज़रूर अभ्यास कर लें। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। आप लोग बहुत अच्छे से इस कथन से परिचित हैं, आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, इसकी प्रैक्टिस करवाई गई है। ये हमारी है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, जिसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। थेल्स प्रमेय के नाम से भी हम जानते हैं। तो ध्यान रखें, ये 2 नंबर में आपको एक कथन भी पूछा जाता है इसका, तो आप लोग कथन जरूर याद कर लें। ये 2 नंबर में आप लोगों को पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा वाला हमारा है, बिंदुओं A दे रखा है हमारा 1, -2 और B वाला दे रखा है -3, 4।
मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना बड़ा आसान है। हम क्या करेंगे, हमें निकालना है ए और बी के बीच का मध्य बिंदु का निर्देशांक। हम क्या करेंगे, 1 + -3/2। हम क्या करेंगे, पहले वाले में पहला वाला ऐड कर देंगे और /2 करेंगे तो 1 - 3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा -2 और डिवाइड में -2 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -1। यानी पहला वाला जो हमारा निर्देशांक आएगा वो आएगा -1। हम देखेंगे कि हमारे पास 4 उत्तर दिए गए हैं, उनमें से पहला वाला विकल्प ही है जिसमें -1 दिया गया है, तो हमारा पहला आंसर ही सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में हम देखते हैं पहला वाला है 3√2, एक संख्या है अपरिमेय या परिमेय। आप सब जानते हैं कि यहाँ पर यदि 3 तो हमारी यहाँ पर परिमेय है, √2 अपरिमेय है, कर्णी 2 अपरिमेय है। तो आपने पढ़ा होगा 2 पॉइंट दे रखे हैं हमारे पहले अध्याय में कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर या गुणा या भाग करते हैं तो सदैव अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो है अपरिमेय, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px = 0 को समीकरण कहते हैं। बहुत बढ़िया, आपने देखा होगा 2 अध्याय और 4 अध्याय में सिर्फ यही अंतर है। 2 अध्याय में हमारा होता है द्विघात बहुपद जिसमें आपको पीछे 0 नहीं लिखा होता है, और आप 4 अध्याय में चलते हैं तो आपको आपको जो बहुपद लिखा होता है उसके पीछे 0 लगी रहती है, मतलब वो बन जाती है द्विघात समीकरण। तो इसका आंसर आएगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हो तो हम लिख देंगे द्विघात समीकरण कहते हैं। यदि आपको बहुपद के पीछे हम 0 लगा देते हैं तो वो बन जाता है द्विघात समीकरण। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो वियुक्त कर का मान होगा। आपने 4 अध्याय में पढ़ा होगा, हमारी 3 कंडीशन है वहाँ पर। एक है डी बड़ा है 0 से, एक है डी बराबर है 0, और एक होता है डी <0, यानी डी छोटा है 0 से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली कंडीशन होती है मूल वास्तविक और असमान, दूसरी कंडीशन होती है मूल वास्तविक और समान, और तीसरी कंडीशन होती है मूल काल्पनिक होते हैं, अर्थात मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि मूल वास्तविक एवं समान, मूल वास्तविक एवं समान बोला गया है। तो यहाँ पर मूल वास्तविक एवं समान, तो इस कंडीशन में जो द्विघात समीकरण इसका वियुक्त कर का मान जो आएगा वो आएगा डी = 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी a, a + d, a + 2d, a + 3d ... का 10वां पद पूछा गया है। तो 10वां पद हमने देखा है कि पहला पद a, दूसरा पद है हमारा a + d, तीसरा पद प्लस है a + 2d। हमने इसको सूत्र भी हमने वेरीफाई किया है, लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि जहाँ पर चौथा पद लिखा है वहाँ पर a + 3d लिखा है। ऐसा कर हम देखते हैं जो हमारा 10वां पद होगा, तो 10वां पद हमारा आएगा a + 9d। एक कम लिखते हैं, d के जो गुणम आता है वो एक कम आता है। हमारा फॉर्मूला होता है n-1 का, यानी हमारा n से कम हो जाता है। यहाँ पर सभी ध्यान दें, यदि हमारा 10वां पद है तो a + 9d, यहाँ पर 12वां पद पूछा होता तो a + 11d। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है। आपने 6 अध्याय में पढ़ा होगा समरूप आकृतियों की परिभाषा होती है। वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु उनके माप समान होने की आवश्यक नहीं है, इन्हें हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं। समरूप आकृतियाँ कहते हैं, जो कि हमने 6 अध्याय में अच्छे से पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम। लास्ट वाला है छठा क्वेश्चन, बिंदु 0, 4 अक्ष पर स्थित हैं। आपने इसको बहुत अच्छे से 9th क्लास में पढ़ा है। 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया आपको। यदि हम देखेंगे x अक्ष पर
जो भी बिंदु होंगे y अक्ष पर, क्षमा चाहता हूँ, y अक्ष पर जो भी बिंदु होंगे उनमें आप देखेंगे कि जो निर्देशांक होते हैं उसमें इस प्रकार के निर्देशांक होते हैं हमारे, यानी उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है, x निर्देशांक होता है वो शून्य होता है। इसमें यानी हम बोले तो भुज, इसका भुज जीरो होता है। तो यदि भुज जीरो है और कोटि दिया गया है, अर्थात हमारा पीछे वाला दिया गया बिंदु दिया गया है, मतलब ये y है, अर्थात ये y अक्ष पर मिलेगा। क्या मिलेगा? y अक्ष पर मिलेगा। यदि आपका पीछे वाला दिया गया है, कोटि दिया गया है, तो y अक्ष पर मिलेगा, और आगे वाला दिया गया होता तो ये आपका x अक्ष पर होता। ओके, अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। सत्य असत्य लिखिए। फर्स्ट वाला प्रश्न है, यदि a, b, c AP में है, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी में है, तब b बराबर a प्लस c/2 होता है। हमने पढ़ा है, यदि हमें 3 पद दे रखे हैं, हमें दे रखा है 2, 4, 6, तो हम फर्स्ट और लास्ट यानी दोनों को जोड़ लेते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बीच का पद। ठीक है, यानी हमारा जो दिया गया है a प्लस c/2 बराबर b a प्लस c/2 बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। इसको सत्य हम लिख देंगे, सत्य। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान, ये अभी नहीं करना है, ये अभी हमारा जो है अभी सिलेबस में नहीं आया, अभी आगे पढ़ेंगे हम, इसको छोड़ दीजिए अभी। तो अभी इसमें हम देखते हैं कि जो भी हमारे जो प्रश्न दिए गए हैं नीचे, सत्य सत्य में केवल एक प्रश्न है जो कि हमारा पेपर में आने की संभावना है, बाकी जो भी हमारे 5 क्वेश्चन से नीचे दिए गए हैं ये अभी नहीं आएंगे, ये आगे हम सिलेबस में पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, जोड़ी देखते हैं। जोड़ी भी आपकी जो है हमारी 8 अध्याय से पूछी गई है, ये भी हमें नहीं पढ़ना है अभी। अभी हम इसमें देखें तो 2 प्रश्न बन सकते हैं, इसमें से एक प्रश्न बन सकता है मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं ये एक बार जाके पूछा जा सकता है। तो इसके होता है मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं, आपने 9वीं में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। आगे बढ़े हम, इसमें दिया गया है हमारा प्रश्न नंबर 5, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज यानी होता है इसमें 2 भुजाएँ बराबर होती हैं, ये वाली भुजा बराबर होती है, और हम ऐसा देखें तो ये समरूप नहीं होते हैं हम। हाँ, यदि समबाहु त्रिभुज होता है, यहाँ पर क्या लिखा होता है? समबाहु, सभी समबाहु यानी जिसकी सभी भुजाएं समान हो, तो समबाहु त्रिभुज के लिए सत्य होता। तो यहाँ पर हम बोल देंगे नहीं, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। अगला है, ये क्वेश्चन आपका आगे पढ़ेंगे, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आ सकता है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के वियुक्त कर का सूत्र लिखिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वियुक्त कर का मान आपने 4 अध्याय में पढ़ा है। वियुक्त कर यानी d बराबर b² - का 4ac, ये आपका आंसर इसका। तो ये d जरूर याद कर ले, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। d बराबर b² - का 4ac, जिसे हम वियुक्त कर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो नीचे दिए गए हैं वो एक भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। इसमें हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न पे आते हैं हम अभी।